Welcome everyone. Myself Mukesh Vyas, Associate Professor Department of Physics, Government Miracles College, उदयपुर। यह वीडियो बीएससी फर्स्ट ईयर फिजिक्स के स्टूडेंट्स के लिए है। यह पेपर थर्ड इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म में से लिया गया है। यह लेक्चर नंबर 16 है। एम्पियर्स लॉ, एम्पियर का नियम क्या होता है, जिसे हम एम्पियर्स सर्क्यूटल लॉ भी कहते हैं, एम्पियर का परिपथीय नियम। अकॉर्डिंग टू एम्पियर्स लॉ, द लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड एनी क्लोज्ड पाथ और सर्किट इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स द टोटल करंट एनक्लोज्ड बाय द पाथ और सर्किट। यानी क्या है, हिंदी में अगर इसे समझें, एम्पियर के नियम के अनुसार किसी बंद पथ या परिपथ के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकल उस पथ या परिपथ द्वारा परिबद्ध धारा का म्यू नॉट गुना होता है। म्यू नॉट क्या है? एब्सोल्यूट परमिबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस और वैक्यूम, मुक्त आकाश या निर्वात की निरपेक्ष चुंबकीय पारगम्यता। इसको मैथमेटिकल फॉर्म में लिखें तो लाइन इंटीग्रल बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। इंटीग्रल के यहाँ गोला लगाया, इसका मतलब क्लोज्ड सर्किट है, बंद परिपथ है, यानी क्लोज्ड कोइल हो सकती है, कुंडली हो सकती है, बंद पथ होना चाहिए, क्लोज्ड पाथ होना चाहिए। इफ द पाथ और सर्किट डज नॉट एनक्लोज एनी करंट, यदि उस पथ या परिपथ के द्वारा कोई धारा परिबद्ध नहीं की जाती है तो आई जीरो हो जाएगा। तो देन लाइन इंटीग्रल बी डॉट डी एल इक्वल टू जीरो। अब ये जो एम्पियर्स सर्क्यूटल लॉ है, एम्पियर का परिपथीय नियम, इसको हम डिफरेंशियल फॉर्म में लिखते हैं। डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ एम्पियर्स लॉ, एम्पियर के नियम का अवकल स्वरूप। एज शाउन इन द फिगर, चित्र में हम देखें, द सरफेस एस इज एनक्लोज्ड बाय द पाथ सी। एस एक सरफेस है जो पाथ सी द्वारा परिबद्ध है। द करंट आई फ्लोइंग थ्रू दिस सरफेस एज इज गिवन बाय, इस परिपथ में से आई करंट फ्लो हो रहा है। ये इस तरह से समझ सकते हैं कि कोई एक मोटा वायर है और उस वायर को अपन काट दें तो ये जो उसका क्रॉस सेक्शन है वायर का, वो ये सरफेस एस है और ये उसके चारों ओर की बाउंड्री है, और उस वायर में से करंट फ्लो हो रहा है जैसे नीचे से ऊपर की ओर। तो इस सरफेस एस का हम एक सरफेस एलिमेंट ले लेते हैं ds। उसके नॉर्मल की ओर यूनिट वेक्टर, यानी उसके अभिलंब की ओर इकाई सदिश n कैप है, और यहाँ पर जो करंट डेंसिटी है, धारा घनत्व J है, यानी करंट पर यूनिट एरिया, धारा प्रति इकाई क्षेत्रफल। तो इस सरफेस एलिमेंट ds में से जो करंट फ्लो होगा, जो धारा प्रवाहित होगी, वो हो जाएगी J डॉट एन कैप ds, और उस पूरे सरफेस में से जो करंट फ्लो होगा वो हम इसका सरफेस इंटीग्रल ले लें, पृष्ठ समाकल ले लें, तो I इज इक्वल टू सरफेस इंटीग्रल J डॉट एन कैप ds। एन कैप ds को हम ds वेक्टर से भी लिख सकते हैं, जो ये उसकी नॉर्मल डायरेक्शन को शो करता है, उसकी अभिलंब दिशा को प्रदर्शित करता है। फ्रॉम एम्पियर्स लॉ, लाइन इंटीग्रल बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। लाइन इंटीग्रल हम सी के अराउंड ले रहे हैं, सी जो पाथ है, तो आई का मान रख दिया यहाँ। यूजिंग स्टोक्स थ्योरम, स्टोक प्रमेय का उपयोग करते हुए, चेंजिंग लाइन इंटीग्रल इनटू सरफेस इंटीग्रल, रेखा समाकल को पृष्ठ समाकल में बदलें तो ये हो जाएगा सरफेस इंटीग्रल डेल क्रॉस बी डॉट डी एस, और ये वैसा का वैसा हो जाएगा। दोनों सरफेस इंटीग्रल है, राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे, दोनों में सरफेस इंटीग्रल है तो सरफेस इंटीग्रल को कॉमन ले लिया। अब इस सरफेस इंटीग्रल का मान 0 आ रहा है। यहाँ जो सरफेस एस है वो आर्बिट्रेरी है, स्वेच्छ है, यानी इसका मान कुछ भी हो सकता है। तो मान कुछ भी हो सकता है, तो अलग अलग सरफेस के लिए भी इस इंटीग्रल का मान 0 होगा। तो फॉर द इंटीग्रल टू बी 0, इस समाकल के शून्य होने के लिए इट्स इंटीग्रेंड मस्ट बी 0,
इसका समाकल्य जो जिसका हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं, समाकलन कर रहे हैं, वो समाकल्य वो इंटीग्रेंड का मान 0 होना चाहिए। तो ये 0 हो गया। तो ये डेल क्रॉस बी इज इक्वल टू म्यू नॉट जे। तो इट इज द एम्पियर्स लॉ इन डिफरेंशियल फॉर्म। यह एम्पियर के नियम का अवकल स्वरूप है। अब हम इसकी एप्लीकेशंस लें, 3 एप्लीकेशंस लेंगे, 3 अनुप्रयोग लेंगे। एप्लीकेशंस ऑफ एम्पियर्स लॉ। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए लॉन्ग करंट कैरिंग वायर। एक लंबे धारावाही तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र। तो ये एक तार है ए बी, इसमें ए से बी की ओर आई करंट फ्लो हो रही है। तो इस तार के कारण जिसमें करंट फ्लो हो रही है, इससे आर दूरी पर एक बिंदु पी लेते हैं जिसको हम ऑब्जर्वेशन पॉइंट कहेंगे, प्रेक्षण बिंदु। वहां पर कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा वो हमें ज्ञात करना है। कंसीडर एन इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर ए बी कैरिंग करंट आई, यानी बहुत ही लंबा सीधा तार ए बी लेते हैं जिसमें आई धारा प्रवाहित हो रही है। लेट पी बी दी ऑब्जर्वेशन पॉइंट डिस्टेंट आर फ्रॉम दी वायर। पी प्रेक्षण बिंदु है जो तार से आर दूरी पर है। टू डिटरमाइन द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी। अब अपन एम्पियर्स का नियम लगाना चाहते हैं, तो पी बिंदु पर मैग्नेटिक फील्ड ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे? ड्रॉ ए सर्कल ऑफ रेडियस आर पासिंग थ्रू पॉइंट पी such that the wire AB is normal to the plane of the circle and passes through its center। यानी P पर हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो हम R त्रिज्या का एक सर्कल ड्रॉ करते हैं। जो सर्कल हम खींचेंगे वो P बिंदु से गुजरेगा, और जो वायर AB होगा वो इसके सर्कल का जो प्लेन है, जो हमने ये बताया प्लेन, इसका जो वृत्त है उसका जो तल है उसके अभिलंबत होगा, और ये वायर इस सर्कल के सेंटर से गुजरता है। लेट बी दी मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी ड्यू टू दी वायर ए बी। यानी वायर ए बी के कारण पी बिंदु पर मैग्नेटिक फील्ड बी है, या मैग्नेटिक इंडक्शन या मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी। एंड पी क्यू, यहां पर हम एक लाइन एलिमेंट लेते हैं लंबाई अल्पांश dl लंबाई का पी क्यू। पी पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी पी क्यू की ओर होगी, और dl पी क्यू की डायरेक्शन में, यानी b और dl के बीच एंगल 0 है। द लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अलोंग द सर्कुलर पाथ इस वृत्ताकार पथ के अनुदिश b का रेखा समाकल क्या हो जाएगा? लाइन इंटीग्रल b डॉट dl। अकॉर्डिंग टू एम्पियर सर्क्यूटल लॉ, एम्पियर के परिपथीय नियम से लाइन इंटीग्रल b डॉट dl इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। अब लाइन इंटीग्रल b डॉट dl हो जाएगा b dl, क्योंकि b और dl के बीच 0 डिग्री है, तो b dl cos 0 1 हो जाएगा। उस पूरे लाइन में, उस सरकमफेरेंस में, उस पूरे सर्कल की बाउंड्री में b का मान कांस्टेंट है, तो b बाहर आ जाएगा, और लाइन इंटीग्रल dl उसका पूरा मान, यानी उसका जो सरकमफेरेंस होगा परिधि, वो 2 पाई r हो जाएगा। तो b इज इक्वल टू हो जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई r, एज b इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन r एंड b इज प्रोपोर्शनल टू i। यानी करंट का मान जितना ज्यादा होगा मैग्नेटिक फील्ड उतना ही ज्यादा होगा, और डिस्टेंस जैसे जैसे हम p बिंदु को इस वायर से दूर ले जाएंगे मैग्नेटिक फील्ड का मान घटता जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए लॉन्ग सोलेनॉइड, एक लंबी परिनालिका के कारण चुंबकीय क्षेत्र। कंसीडर ए लॉन्ग स्ट्रेट सोलेनॉइड हैविंग n टर्न्स पर यूनिट लेंथ वाउंड ऑन ए सिलेंड्रिकल फ्रेम। एक लंबी सीधी परिनालिका लेते हैं जिसमें इकाई लंबाई में फेरों की संख्या n है, जिसे एक सिलेंड्रिकल फ्रेम पर लपेटा गया है, बेलनाकार फ्रेम पर लपेटा गया है। लेट आई बी द करंट फ्लोइंग थ्रू द सोलेनॉइड। इस सोलेनॉइड में से आई करंट फ्लो हो रहा है। फॉर ए पॉइंट वेल इनसाइड द सोलेनॉइड, कोई बिंदु जो परिनालिका के ठीक अंदर है, द मैग्नेटिक फील्ड इज यूनिफॉर्म, मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म होगा, एंड पैरेलल टू इट्स एक्सिस, यानी इस सोलेनॉइड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा उसके एक्सिस के पैरेलल होगा।
और यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होगा। एंड फॉर ए पॉइंट आउटसाइड द सोलेनॉइड, और परिनालिका के बाहर के बिंदु के लिए द मैग्नेटिक फील्ड इज ऑलमोस्ट जीरो, चुंबकीय क्षेत्र का मान लगभग शून्य होगा। यानी जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो केवल इसके अंदर की ओर होगा और उसके एक्सिस के पैरेलल होगा और यूनिफॉर्म होगा, और बाहर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड शून्य होगा। कंसीडर ए रेक्टेंगुलर पाथ ABCD हैविंग लेंथ L एज शॉन इन फिगर। अब हम चित्र में देखें तो एक वृत्ताकार पथ ABCD लेते हैं। इसका कुछ भाग तो सोलेनॉइड के अंदर है और रिमेनिंग पोर्शन सोलेनॉइड के बाहर है, और इसकी लेंथ L है। टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इन लेंथ AB ऑफ द सोलेनॉइड, ये जो सोलेनॉइड है उसकी जो लंबाई AB है, जहां जो रेक्टेंगुलर पाथ ले रहे हैं, तो उस सोलेनॉइड का जो ये भाग है AB लंबाई वाला, इसमें नंबर ऑफ टर्न्स कितने होंगे, फेरों की संख्या कितनी होगी। N तो है नंबर ऑफ पर यूनिट लेंथ, तो L लेंथ में कितनी होगी, L से मल्टीप्लाई कर दें, यानी N इंटू L। टोटल करंट एनक्लोज बाय दिस रेक्टेंगुलर पाथ, इस रेक्टेंगुलर पाथ द्वारा परिबद्ध कुल धारा कितनी हो जाएगी, यानी एक फेरे में आई करंट है, दूसरे में भी आई करंट है, तीसरे में भी आई करंट है, चौथी में भी आई है, तो NL टर्न्स है तो उसमें करंट आई है, NL इंटू आई। अकॉर्डिंग टू एम्पेयर सर्क्यूटल लॉ, एम्पेयर के परिपथीय नियम से लाइन इंटीग्रल B डॉट DL इज इक्वल टू म्यू नॉट NLI। टोटल करंट एनक्लोज बाय द पाथ NLI है तो NLI हो जाएगा। अब इस लाइन इंटीग्रल ABCD को हम अलग अलग डिवाइड कर देंगे, AB का अलग ले लेंगे, BC का अलग, CD का अलग और DA का अलग। तो AB का अलग कर दिया, BC, फिर CD और DA, राइट हैंड साइड वैसा का वैसा। फॉर ए पॉइंट वेल आउटसाइड द सोलेनॉइड, सोलेनॉइड के बाहर के किसी बिंदु के लिए B इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो CD पाथ के लिए जब हम लाइन इंटीग्रल लेंगे तो वहां पर कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, तो वो लाइन इंटीग्रल B डॉट DL 0 हो जाएगा क्योंकि B 0 है। इसी तरह BC और DA वाले पाथ के लिए हम देखें तो B की दिशा ऐसे है एक्सिस के पैरेलल, और BC और DA में जो DL आएगा वो इस मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होगा। तो वो B डॉट DL cos 90 को ओपन करेंगे तो B DL cos 90 हो जाएगा और cos 90 का मान 0 हो जाएगा। तो BC और DA के लिए लाइन इंटीग्रल के मान 0 हो जाएंगे। और AB में जो DL की डायरेक्शन है वो AB की ओर है और मैग्नेटिक फील्ड B की डायरेक्शन भी वही है, तो वहां पर दोनों के बीच एंगल 0 होगा, तो वो cos 0 आ जाएगा और वहां मान 1 हो जाएगा। तो केवल AB वाली टर्म बचेगी, बाकी सब 0 हो जाएगी। तो A से B डॉट DL इज इक्वल टू म्यू नॉट NLI। अब दोनों के बीच एंगल 0 है तो cos 0 हो गया। B सभी जगह कांस्टेंट है वहाँ, तो B बाहर आ गया। तो A से B DL टोटल लेंथ L है, तो L हो गया, तो BL इज इक्वल टू ये हो गया, तो B इज इक्वल टू म्यू नॉट NI। तो ये मैग्नेटिक फील्ड होगा। यहाँ हमने माना है कि जो सिलेंड्रिकल फ्रेम है, जो बेलनाकार है, जो फ्रेम है वो निर्वात के रूप में है, वैक्यूम के रूप में है, इसलिए म्यू नॉट आया। अगर सिलेंड्रिकल फ्रेम किसी मटेरियल की हो, किसी पदार्थ की हो और उसकी रिलेटिव परमिबिलिटी म्यू आर हो, उसकी आपेक्षिक चुंबकीय पारगम्यता म्यू आर हो, तो मैग्नेटिक फील्ड का मान हो जाएगा बी इज इक्वल टू म्यू नॉट म्यू आर NI। और म्यू नॉट म्यू आर होता है म्यू, यानी उसकी एब्सोल्यूट परमिबिलिटी हो जाएगी, उस पदार्थ की निरपेक्ष चुंबकीय पारगम्यता। तो B इज इक्वल टू म्यू NI हो जाएगा। अब तीसरी एप्लीकेशन है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए टोरॉइड, एक टोरॉइड के कारण चुंबकीय क्षेत्र। ए टोरॉइड इज एन एंडलेस सोलेनॉइड इन द फॉर्म ऑफ ए रिंग, यानी सोलेनॉइड को अगर हम एक सर्कल में घुमाकर एक रिंग बना दें, यानी उसके दोनों सिरे आपस में मिला दें और उसके एक सर्कल में इसको घुमा दें, तो वो टोरॉइड बन जाएगा। कंसीडर ए टोरॉइड, एक टोरॉइड पर विचार करें, कंसिस्टिंग ऑफ ए रिंग, जो जिसमें जो रिंग है, वलय है, उसकी रेडियस r है, जो इसके
एक्सिस के रूप में है, इस टोरॉइड के अक्ष के रूप में है और इसका सेंटर O है। लेट एन बी द नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ ऑफ द टोरॉइड। अब इस टोरॉइड के इकाई लंबाई में फेरों की संख्या n है। सपोज आई बी द करंट पासिंग थ्रू द टोरॉइड। इस टोरॉइड में से प्रवाहित होने वाली धारा I है। द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड सो प्रोड्यूस्ड विल बी पैरेलल टू द सर्कमफरेंस ऑफ द रिंग। अब इस टोरॉइड के जो ये कोइल है जो हेलिकल रूप में है, उसके अंदर करंट फ्लो होगा तो मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होगा। जो मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होगा वो इसके अंदर जो रिंग है, जो वलय है, उसकी जो सरकमफरेंस है, जो परिधि है, उसके अनुदिश होगा। तो अकॉर्डिंग टू एम्पेयर सर्क्यूटर लॉ, एम्पेयर के परिपथीय नियम से लाइन इंटीग्रल बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई डैश। आई डैश हमने यहां लिया है कि करंट एनक्लोज्ड बाय दी पाथ, उस पथ द्वारा परिबद्ध धारा कितनी है। तो जो पथ होगा उसमें सारे फेरे आएंगे, इसके जितने भी फेरे हैं उन सबको शामिल करना पड़ेगा। वेयर आई डैश इज द टोटल करंट एनक्लोज्ड बाय द पाथ, तो आई डैश इज इक्वल टू, अब कितने फेरे हैं, स्मॉल एन तो है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, और इसकी कुल लेंथ कितनी है, इसकी परिधि सरकमफरेंस वो हो जाएगी 2 पाई आर। तो 2 पाई आर लेंथ में कितने फेरे हो जाएंगे, टर्न्स हो जाएंगे 2 पाई आर एन। और एक फेरे में करंट आई है, दूसरे में भी आई है, तीसरे में भी आई है, तो 2 पाई आर एन फेरे में कितने करंट होंगे, 2 पाई आर एन इंटू आई। तो आई डैश का मान इसमें रख देंगे। अब बी डॉट डी एल, बी और डी एल के बीच एंगल 0 है, बी सभी जगह कांस्टेंट है, तो बी बाहर आ जाएगा। और इस लाइन इंटीग्रल डी एल, इसका पूरा सरकमफरेंस वो हो जाएगा 2 पाई आर। तो 2 पाई आर से 2 पाई आर कैंसिल हो जाएगा, तो बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई हो जाएगा। इफ एन, कैपिटल एन, इज द टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इन टोरॉइड, टोरॉइड में फेरों की कुल संख्या कैपिटल एन है, स्मॉल एन तो पर यूनिट लेंथ था, तो स्मॉल एन इज इक्वल टू हो जाएगा कैपिटल एन अपॉन 2 पाई आर। तो ये मान इसमें रख देंगे, तो बी का मान हो जाएगा म्यू नॉट कैपिटल एन आई अपॉन 2 पाई आर। तो इस रूप में भी हम बी का मान यहां रख सकते हैं। थैंक यू।